नमस्कार, मैं शुभांगी कुरे ठाकरे ज्ञान विज्ञान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, मजे में होंगे। कोरोना अपने पैर पसार रहा है, इसीलिए घर में रहो और सुरक्षित रहो, सावधानी बरतो। आज हम देखने वाले हैं रासायनिक समीकरण का लेखन कैसे किया जाता है, साथ ही समीकरण संतुलित कैसे करते हैं। तो जब कोई रासायनिक समीकरण शब्दों के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे शाब्दिक समीकरण कहते हैं, और जब रासायनिक समीकरण सूत्र की सहायता से व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ये रासायनिक समीकरण है। अब रासायनिक समीकरण लिखते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे? आप देखिए, यहाँ पे एक बाया पक्ष और एक दाया पक्ष। आपके नोटबुक में भी यदि रासायनिक समीकरण लिखा हुआ रहेगा तो बाईं ओर के भाग को अभिक्रिया कारक और दाईं ओर के भाग को उत्पाद, ऐसा कहते हैं। ये एरो है, ये बाण है, ये तीर का निशान है। इसके बाईं ओर जो भी सूत्र लिखे हैं, जो भी यौगिक हैं, उनको अभिक्रिया कारक बोलते हैं, और तीर के उस तरफ दाईं ओर जो सूत्र लिखे हुए हैं या जो भी यौगिक हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। मतलब पहला पॉइंट क्या हुआ कि रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया कारक हमेशा बाईं ओर लिखे जाते हैं और उत्पाद हमेशा दाहिनी ओर लिखे जाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दो या दो से अधिक अभिक्रिया कारकों के बीच में धन चिन्ह लगाया जाता है। ये धन है ना, ये चिन्ह लगाया जाता है। उसी प्रकार दो या दो से अधिक उत्पाद रहेंगे तो उनके बीच में भी धन का चिन्ह लगाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिक्रिया कारक रहते हैं या रह सकते हैं। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक उत्पाद भी रह सकते हैं। यह हो गया दूसरा तीसरा पॉइंट। अब अगला पॉइंट रहेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया कारकों की और उत्पादों की भौतिक अवस्था बताने के लिए हम स्मॉल s, स्मॉल l और स्मॉल g यहां नीचे साइड में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे s लिखा है ना। s मतलब सॉलिड, ठोस, और l मतलब लिक्विड और g मतलब गैस। भौतिक अवस्था अभिक्रिया कारकों की और उत्पादों की भौतिक अवस्था बताने के लिए हम s, L और G का उपयोग करते हैं रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय। साथ ही यदि रासायनिक अभिक्रिया में किसी चीज को गर्म कर रहे हैं या उष्णता दे रहे हैं तो ये त्रिकोण से दर्शाया जाता है, और अवक्षेप के रूप में कोई चीज होगी। अवक्षेप मतलब तल में यदि कोई चीज उत्पाद में जमा हो रहा होगा तो उल्टा बाण, इस तरह के बाण से अपन बताते हैं। रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय इस तरह से बताते हैं। यदि रासायनिक अभिक्रिया में तैयार होने वाले पदार्थ में नीचे की ओर अवक्षेप जम रहा होगा। अब अवक्षेप मतलब क्या? तो छाछ देखा आप लोगों ने, तो छाछ में यदि मान लो छाछ बना हुआ है और उसको एक दिन के लिए दिन भर रख दिया तो ऊपर पानी रहता है और नीचे नीचे वो गाढ़ा गाढ़ा जम जाता है, तो वो अवक्षेप कहलाएगा। तो ऐसा यदि रासायनिक अभिक्रिया में अपने को उत्पाद में दिखाई दे रहा होगा तो उसको नीचे की ओर तीर से बताया जाएगा, और वायु अवस्था में कोई चीज रहेगी तो उसको ऊपर की ओर से तीर करके दर्शाया जाएगा। तो इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया के लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण संतुलन करने के पहले हमको अभिक्रिया कारक में और उत्पाद में कितने परमाणुओं का समावेश है यह पहचानते आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ यौगिक दिए हुए हैं, उसमें कितने परमाणुओं का समावेश है ये अपन देखते हैं। यह है H2O, पानी। तो H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं का समावेश है और ऑक्सीजन का 1 परमाणुओं का समावेश है। वैसे ही KMnO4, ये K मतलब पोटेशियम, Mn मतलब मैग्नीज, O मतलब ऑक्सीजन। पोटेशियम पर मैग्नेट, ये सूत्र है इसका, ये यौगिक है। इसमें पोटेशियम का 1 परमाणु मैग्नीज का
एक परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणुओं का समावेश है। अब यदि मान लो, देखो जरा ध्यान देना, यहाँ पे पहले क्या था H2O, पर अब यहाँ पे 2H2O कर दिया है, मतलब 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए? 4, और ऑक्सीजन के यहाँ पे यदि मान लो 2 लगा दिए हैं, तो उसके बाद जितने भी यौगिक के तत्व हैं उनकी संख्या 2-2 होती जाएगी। 2 सामने लगा है, हाइड्रोजन के बाद भी 2 है, तो 2 दूनी 4, और ये सामने 2 लगा है, इसलिए ऑक्सीजन भी कितना हुआ? 2। यहाँ पे भी देखो 2 यहाँ पे सामने लगा है, इसका मतलब इसके बाद जितने भी तत्वों के परमाणु है उनकी संख्या 2-2 होती जाएगी। जैसे अब ये पोटेशियम कितने हैं? 2 सामने लगा इसलिए। मैग्नीज कितना हुआ? 2, और ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे 4 है, तो 4 दूनी 8, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के ये जो यौगिक है इसमें पोटेशियम के 2 परमाणु, मैग्नीज के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 8 परमाणु का समावेश है। तो ये है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण संतुलित करना रसायन विज्ञान में का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, और ये सबको समझना चाहिए और आना ही चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं समीकरण संतुलित करना। अब ये समीकरण में बाईं ओर क्या है? अभिक्रिया कारक है, और दाईं ओर उत्पाद है। संतुलित करना मतलब क्या करना है? हमें अभिक्रिया कारकों के अणुओं की संख्या और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या, म्हणजे दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए, यह देखना पड़ता है। तो सबसे पहला सोपान क्या रहेगा कि रासायनिक समीकरण जो दिया गया है उसे जैसा है वैसा की वैसा लिखो। तो ये मैंने लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे ये वाले समूह में, मतलब पहले यौगिक में सोडियम कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1, मतलब ये परमाणुओं की संख्या है। हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1। ये पूरा एक समूह है, इसलिए मैंने इसको यहां पे ऐसा कर दिया, पूरा एक समूह है। अब दूसरा यौगिक है, हाइड्रोजन कितने यहां पे? 2। S मतलब सल्फर कितने हैं? 1, और ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ये भी पूरा एक समूह है, मतलब ये पूरा की पूरा लिया अपन ने, तो ये परमाणुओं की संख्या अपन ने यहाँ पे लिख दी। अभिक्रिया कारक है दोनों ही, तो अभिक्रिया कारकों के परमाणुओं की संख्या अपन ने यहाँ पे लिख दी है। वैसे ही उत्पाद के परमाणुओं की संख्या भी अपने को लिखना है, क्योंकि दोनों का जब अपन देखेंगे, तुलना करेंगे, तभी अपने को मालूम पड़ेगा कि कौन से परमाणुओं की संख्या ज्यादा है और कौन से परमाणुओं की संख्या कम है। तो यहाँ पे Na मतलब सोडियम कितने हैं? 2। सल्फर कितना है? परमाणु कितने इसमें? 1। ऑक्सीजन के परमाणु 4। ये पूरा एक ग्रुप है। अब यहां पे दूसरा हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1, और ये भी पूरा एक ग्रुप है। तो पहला पॉइंट अपन ने क्या किया कि दिया गया रासायनिक समीकरण जैसा कि जैसा लिखना है, और दूसरे पॉइंट में उसके परमाणुओं की संख्या, किसके? अभिक्रिया कारक के और उत्पादों के। अब देखो दोनों तरफ कि किसमें तुलना करो परमाणुओं की। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोडियम कितना है? 2 है, और यहाँ पे कितने हो गए? 1 है, इसीलिए मैं यहाँ पे 2 से गुणा करूंगी। 2 से गुणा करने के कारण ये पूरा एक ग्रुप है, तो सोडियम कितना होगा? 2 1 और 2। अब यदि 2 यहाँ पे लगा दूंगी तो इसके बाद के जितने भी तत्व है, जितने भी परमाणु है, वो भी 2-2 होते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन भी 2 एकम 2, और हाइड्रोजन भी 2 एकम 2 हो गया। सोडियम कितना हुआ? 2, तो यहाँ पे भी सोडियम 2 हो गया। अब और देखो
कि कौन से परमाणुओं में चेंजेस है या कम ज्यादा है। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 2 और यहाँ पे कितना हो गया 2 4 है ना, पर हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है सिर्फ 2 ही है, इसलिए यहाँ भी मैं इसको 2 से गुणूंगी। तो कितना हुआ 2 दूनी 4 और फिर इसलिए ऑक्सीजन को भी फिर 2 से ही गुणना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा एक समूह है। तो 2 एकम 2, मतलब मैंने कौन से ग्रुप में किया है NaOH को 2 से गुणा है। ये यहां पे मैंने NaOH को किससे गुणा है 2 से, और यहां पे किसको 2 से गुणा है H2O को, यहां पे H2O को 2 से गुणा। अब देखो पूरे 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल परमाणु कितने 13। यहाँ पे देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दोनों तरफ कितने हो गए 13 परमाणु हो गए। सोडियम भी संतुलित हो गया और यहाँ का हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। इस तरह से संतुलित किया हुआ समीकरण फिर से पूरी तरह से अच्छे से लिखो जैसे यहाँ पे मैंने करके बताया। तो अब हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं। आपको परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे कि नीचे दिया हुआ रासायनिक समीकरण विविध सोपानों के द्वारा संतुलित करके बताइए, या फिर रासायनिक समीकरण संतुलित करते समय किन बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं। आप यदि रासायनिक समीकरण संतुलित करना है तो सबसे पहले दिया हुआ रासायनिक समीकरण जैसा कि वैसा पुनः लिखेंगे, और उसके पश्चात हमको ये मालूम है कि बाईं ओर जो भी यौगिक है, ये बाईं ओर जो भी यौगिक है उनको हम क्या बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं, और दाईं ओर जो यौगिक है उसको हम उत्पाद बोलते हैं। तो दिए गए रासायनिक समीकरणों में अभिक्रिया कारक को या अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या हमको देखनी पड़ती है। चलिए देखते हैं। अब देखिए ये समीकरण के अंदर ये क्या है सोडियम है, तो यहाँ पे तत्व कौन सा है सोडियम, और कौन सा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। देखो बाईं ओर सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर है ना, ये सारे तत्व हैं। तो सोडियम बाईं ओर अपने को देखना है, पहले अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या देखना है, तत्वों के परमाणु की संख्या देखना है। तब ये सोडियम कितना है, सोडियम 1 है, इसके पहले मैंने आपको पढ़ना बताया है कितना है 1 है, इसलिए यहाँ पे अपन 1 लिख दिया। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये 1 और यहाँ पे कितना है बाद में 4 है तो 4 और 1 5, इसलिए ऑक्सीजन कितने हो गए 5। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 और 1 3 हाइड्रोजन हो गए। और सल्फर, सल्फर देखो कितना है S 1 ही है, तो इसलिए यहाँ पे अपन ने 1 लिख दिया। अब उत्पादों के अंदर देखो ये सोडियम कितने, सोडियम यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन यहाँ पे ये 4 हो गया और ये 5, इसलिए 5 लिख दिया। अब हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे H के बाद 2 है, मतलब हाइड्रोजन 2 ही है, और सल्फर 1 ही है। इस तरह हमने अब तत्वों के अंदर परमाणुओं की संख्या लिख ली है। अब हमको संतुलित कैसे करना है। अब देखो दोनों तरफ यहाँ पे सोडियम कितना है 1 है और यहाँ पे सोडियम कितना है 2 है। हमको अभिकारकों में भी सोडियम की संख्या 2 चाहिए, उत्पाद में भी सोडियम की संख्या 2 चाहिए। मतलब अभिक्रिया कारक या अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और साथ ही उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान चाहिए। इसीलिए संतुलित करते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, कम तो नहीं कर सकते, अब ये 1 को हम 2 कर देंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे गुणित 2 करेंगे। क्या करेंगे गुणा 2। अब और किसको संतुलित करना है, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अभिकारकों में 3 है और यहाँ पे 2 ही है, इसीलिए उत्पादों के अंदर अपन अभिकारकों को भी 2 कर देंगे, क्योंकि 1 से अपन कर नहीं सकते, 1 दूनी 2 ही हो जाएगा, 3 से कर दे 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए।
कि हम कितने परमाणुओं से उसको गुणा करें। पहले हम 2 से ही करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो किसको किया मैंने 2 से, सोडियम को किया। सोडियम इस तरफ है, अभिक्रिया कारक के अंदर या अभिकारकों के अंदर के मैंने सोडियम को 2 से सहगुणक किया, मुझे 2 से गुणा किया है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। संतुलित करते समय हम नीचे की ओर सूत्र नहीं बदलेंगे। संतुलित करते समय हमको सहगुणक को सामने ही लिखना है, यहाँ 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 या यहाँ। तो ये अभिकारक के अंदर था, इसलिए अभिकारक के सोडियम को ही हम संतुलित कर रहे हैं। और देखो हमने कहां पे लगाया, उत्पाद के अंदर हमने हाइड्रोजन को 2 सहगुणक लगाया है। तो उत्पाद के अंदर हाइड्रोजन कहां पे, यहाँ है, तो यहाँ पे भी हम 2 सहगुणक लगाएंगे। मतलब हमने क्या किया, पहला सोपान क्या था कि रासायनिक समीकरण जैसे कि वैसे ही पुनः लिखा, हमने फिर से लिखा। उसके पश्चात अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या नोट की, देखी हमने, और दोनों की तुलना की, किसमें परमाणु की संख्या कम है, वहां पे सहगुणक लगाया। और अब उसके पश्चात वापस हम देखेंगे कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है क्या। तो अब देखो यहाँ पे कितनी हो गई, सहगुणक लगाने के बाद सोडियम कितना हो गया, 2, है ना, आगे 2 लग गया तो सोडियम 2 हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए, सामने 2 लगा, इसका मतलब इसके पीछे के जितने भी तत्व सब 2-2 होते जाएंगे। तो 2 और 4, 4 और 2 कितने हो गए, 6। हाइड्रोजन कितना हो गया, सामने 2 लगा इसलिए 2 और ये 2, 4। अब सल्फर कितना हो गया, 1। ठीक है, अब इस तरफ देखते हैं अपन, सोडियम कितने हैं, 2, ऑक्सीजन 4 और ये सामने लगा है तो ये 2 हो गया, ये 4 है और ये सामने लगा है इसलिए 2, 4 और 2 कितने हो गए, 6। हाइड्रोजन 2 दूनी 4, है ना, इन दोनों का गुणाकार होगा तो हाइड्रोजन हो गए 4 और सल्फर 1 लिए। अब देखिए आप, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है, टोटल भी देखिए, टोटल भी समान है। और इसके पश्चात सहगुणक लगाने के बाद संतुलित किया हुआ समीकरण फिर से लिखिए। तो इस तरह हम रासायनिक समीकरण संतुलित कर सकते हैं। यदि आपको रासायनिक समीकरण के ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। अब आपको एक रासायनिक समीकरण बोर्ड के ऊपर दिया हुआ है, उसको संतुलित करना है और करेक्ट समीकरण संतुलित करके कमेंट्स बॉक्स में मुझे आंसर देना है। धन्यवाद।